हेलो दोस्तों, कैरी ऑन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए एक नया मॉड्यूल जो कि एमपी जीके के ऊपर होगा, जिसमें सब कुछ ज्योग्राफी, इकोनॉमी सब बताने वाला हूं, तो सब वो यहीं आएगा। ठीक है, तो आज इसका पहला वीडियो देखिए कि पहले वीडियो में तो ऐसा ज्यादा कुछ खास होगा नहीं, फिर भी यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। इसमें हम केवल मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय लेंगे। जैसे कि कुछ टॉपिक्स मैंने यहाँ आपको दिख रहे होंगे सामने। तो जो पहला टॉपिक है वो है एमपी की भारत में स्थिति। एमपी की जो भारत में स्थिति है वो कहाँ है, एमपी कितने अक्षांश है, देशांतर है, क्या होता है, उसके बाद में चर्चा करेंगे। और जो सेकंड टॉपिक है वो है राजकीय प्रतीक। राजकीय प्रतीक मतलब मध्य प्रदेश का जो राज्य है इसके कुछ प्रतीक हैं, जैसे कि राजकीय पशु क्या है, राजकीय पक्षी क्या है। तो सारे जो राजकीय प्रतीक हैं हम वो यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ये छोटे छोटे फैक्ट हैं, इनसे पिछली बार भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आप इनको एक बार देख लीजिए और अपने नोट्स यहीं से क्रिएट कर लीजिए। यूनेस्को की विश्व धरोहर। यूनेस्को की विश्व धरोहर मतलब यूनेस्को ने मध्य प्रदेश की कुछ जगहें हैं वहां उसको विश्व धरोहर के रूप में अपनाया है। तो वो कौन सी जगह है उसकी भी बात करेंगे। और ये आ जाएंगे एमपी के जिले। देखो यहाँ पर एमपी के तो 52 पूरे जिले हैं, लेकिन जो 52 की 52 जिले हम यहाँ पर कवर नहीं करेंगे। जो बस थोड़े बहुत तो ऐसे कवर करेंगे, जैसे कि अंतर्वर्ती जिले हैं, जिले के अंदर जो खासियत है तो उसका मैं अभी नहीं लेने वाला। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें एमपी के 52 की 52 जिले सबकी जो भी खासियत है सब कुछ एक एक करके जल्दी से जल्दी क्रैश कोर्स बेस पे उसको कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपना एमपी की विशिष्ट राजधानियां। देखो एमपी की विशिष्ट राजधानियां का मतलब है कि एमपी की जो राजधानियां हैं, जैसे अलग अलग राजधानी, जैसे खेल की राजधानी क्या है, व्यवसाय की राजधानी क्या है, ऊर्जा की राजधानी क्या है, मतलब ये मध्य प्रदेश में ही है, तो उनके अलग अलग क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। और जो लास्ट टॉपिक हो रहेगा वो रहेगा हमारा एमपी के उपनाम। एमपी के उपनाम मतलब एमपी को किस किस नामों से जाना जाता है। जैसे कि कोई इसे हृदय प्रदेश के नाम से भी जानता है, या फिर नदियों का मायका भी कहा जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हमारा जो पहला टॉपिक है एमपी की भारत में स्थिति। तो आइए यहाँ पे मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ इंडिया का। उसमें देखिए कि एमपी हमारा कहाँ है। जैसे कि आप मैप देख रहे हो, इसमें बिल्कुल बीचों बीच में हमारा मध्य प्रदेश है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इंडिया जो हमारा इंडिया है, जो भारत है, वो पृथ्वी में कहाँ है पहले, क्योंकि सेम पोजीशन उसी की है मध्य प्रदेश की, अक्षांश और देशांतरीय की। तो जैसे कि मान लो इंडिया है, ये हमारा पूरा ये हमारा अर्थ है, पृथ्वी है ये। ठीक है, पृथ्वी के जो ऊपर है वो है क्या, उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पश्चिम, इधर पूर्व। ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो इंडिया की जो स्थिति है वो है हमारी उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में देखो, जो गोलार्ध है हमारा वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध ऊपर हो गया, दक्षिणी गोलार्ध नीचे हो गया। तो जो उत्तरी गोलार्ध में है मतलब इसमें है। ठीक है, इसमें है। अब बात करते हैं कि इसमें किस जगह पर है। तो कौन सी जगह है, पूरब की तरफ। इधर पूरब की तरफ। तो पूरब की तरफ मतलब इधर। तो ये मैं बात करता हूं, तो यहां पर जो होगा वो होगा हमारा भारत। ठीक है, तो इसके जो अक्षांशीय और देशांतरी की बात करें तो अक्षांशीय मतलब ये क्या हो गई, अक्ष हो गई, ये क्या है, अक्ष है, तो अक्षांश बोलेंगे। और ये क्या है, पूरी देशांतर। तो अब इंडिया की बात करें, इसके बाद मध्य प्रदेश पे आते हैं। तो इंडिया जो हमारा भारत है वो कहां पर है, उत्तरी अक्षांश में और पूर्वी गोलार्ध के अंदर है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश में और पूर्वी गोलार्ध के अंदर है, या फिर ऐसे कह सकते हो उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में, इधर की साइड। ठीक है, तो जो लाइन होती है इसको अक्षांश बोलते हैं, ऊपर वाली लाइन होती है उसको देशांतर बोलते हैं। इसके मध्य प्रदेश में चर्चा करते हैं। तो ये मध्य प्रदेश, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं,
जो मध्य प्रदेश है कुछ ऐसा बना होगा, पिन टिप का मत जाना, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश कुछ ऐसा है। तो यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक, नीचे से ऊपर, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। ऊपर की तरफ जाओगे तो ऊपर क्या है, अपन को पता है उत्तर, और नीचे क्या है, दक्षिण। इधर क्या है, पूर्व, और इधर पश्चिम, ठीक है। ये हो गया। अब मैं बात करता हूं कि ये कौन से अक्षांश में है और कौन से देशांतर में है। तो नीचे से जो ऊपर की तरफ चलता है, नीचे से ऊपर की तरफ मतलब उत्तर की तरफ, तो उत्तर की तरफ चले तो क्या हो गया, ये अक्षांश हो गया। ये क्या है, अक्षांश है। और कितने अक्षांश है, कितने डिग्री पर है, तो यहां पर देखेंगे तो 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट तक, 26 डिग्री 30 मिनट तक, 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट तक। ऐसे ही अगर हम देशांतर की बात करें, ये क्या है, अक्षांश है, अक्षांश, अक्षांश कितना है, 26 डिग्री 30 मिनट तक, ठीक है। अब बात करते हैं देशांतर की। जो देशांतर है उसका पश्चिम से किधर जाएगा, पूरब की तरफ, पश्चिम से पूरब की तरफ जाएगा। तो ये देशांतर है, मतलब यहां से लेके पूरा इसको टच करता हुआ, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके पश्चिम से लेके पूरब तक कितने डिग्री पर है, तो हम बात करते हैं यहाँ की, ये 74 डिग्री 59 मिनट से लेकर 82 डिग्री 66 मिनट तक। ये देशांतर स्थिति है, ये देशांतर स्थिति है, ठीक है। देशांतर स्थिति क्या है, 74 डिग्री 59 मिनट से लेकर 82 डिग्री 66 मिनट तक, ठीक है। पूरब में है 74 डिग्री 59 से 82 डिग्री 66, और उत्तर में अक्षांश है वो है 21 डिग्री 6 से लेके 26 डिग्री 30 तक, मतलब 30 मिनट तक, ठीक है। तो ये हो गई मध्य प्रदेश की हमारी स्थिति। भौगोलिक दृष्टि से बात करें तो मध्य प्रदेश की स्थिति ये है, सेम जो इंडिया की है, इंडिया भी ऐसा ही है, उत्तर में और पूरब में, उत्तर में और पूरब में। और ये भी कहाँ है, देखो उत्तरी अक्षांश में और पूर्वी देशांतर में। तो उत्तरी अक्षांश कितना था, 21 6 से 26 30, और पूर्वी देशांतर कितना है, 74 59 से लेकर 82 66 तक, ठीक है। तो ये हो गई मध्य प्रदेश की स्थिति। तो आइए हम आगे बात करते हैं। अब देखो, आप देख रहे हो मैप में भी, जो मध्य प्रदेश है हमारा बिल्कुल बीचों बीच में रखा है। इसका मतलब इससे कोई समुद्री सीमा टच नहीं करती, आपको भी दिख रहा है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, लैंड लॉक, जिसको हिंदी में कह देते हैं हम भू आवेष्टित, भू आवेष्टित, जिसको लैंड लॉक कहते हैं, लैंड लॉक। चारों तरफ से लैंड से लॉक है, ठीक है, लैंड से घिरी हुई है, मतलब जमीन से। तो मध्य प्रदेश की है जो स्थिति क्या, लैंड लॉक्ड है, ठीक है, भू आवेष्टित है। इसको लैंड लॉक मतलब भू आवेष्टित प्रदेश भी कहते हैं। तो ये तो हो गया हमारा, केवल ऊपर से एमपी की भारत में स्थिति क्या थी वो तो समझ में आ गया। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है राजकीय प्रतीक। राजकीय प्रतीक का मतलब क्या होता है कि मध्य प्रदेश में जो राजकीय चीज है, जैसे कि राजकीय फूल क्या होता है, राजकीय पुष्प, पुष्प की बात कर रहा हूँ, और राजकीय पशु क्या होता है, राजकीय खेल क्या है। तो इसका मैं कुछ फैक्ट है ये लिख लो, इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेना, पिछली बार ये क्वेश्चन आया था 2018 में शायद, कि राजकीय पक्षी कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ से लिख लेते हैं कि कौन कौन से है। तो जो पहला है, देखो मध्य प्रदेश कब आया मैं बता देता हूँ, मध्य प्रदेश का कब आया, कब उसका बना था, और कब ये पुनर्गठन हुआ था, उसका मैं अगले लेक्चर में पूरा पुनर्गठन पढ़ाऊंगा, तब उसमें एक एक करके। बस आप कुछ नहीं कीजिए, बस आप वीडियो देखते चलिए, कवर पूरा मैं करूंगा, ठीक है, पूरा कवर मैं कर लूंगा। आप केवल अपने नोट्स बनाते रहिए और कवर मैं पूरा कर जाऊंगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, राजकीय प्रतीक।
राजकीय प्रतीक सबसे पहले जो आएगा मैं यहाँ लिख देता हूँ। राजकीय प्रतीक पहला जो राजकीय प्रतीक है, तो हम बात कर लेते हैं पुष्प की। इसके पुष्प, फूल। जो फूल है हमारा, कौन सा फूल है? लिली। लिली, जिसको हम कह देते हैं लिलियम कैंडियम। ठीक है, तो इतना कुछ नहीं, इतना याद रखो, राष्ट्रीय फूल पुष्प क्या है? लिली है। अगर हम बात करें खेल की, तो खेल हमारा कौन सा है? मल्लखंब। मल्लखंब, मलखंब, मलखंब। अब देखो इसका एक को फैक्ट भी है। मलखंब एकेडमी हमारी उज्जैन में है। ये पूछ लिया जाता है कि मलखंब एकेडमी कहाँ पर है, तो उज्जैन में है। तो यहाँ पर लिख देना उज्जैन में मलखंब अकादमी, एकेडमी लिख देना, उज्जैन में मलखंब एकेडमी। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय पुष्प हो गया, राष्ट्रीय नृत्य। ठीक है, जो राजकीय नृत्य है, जो डांस है, वो है हमारा राई। राजकीय नृत्य क्या है? राई। ये कहाँ पे? बुंदेलखंड में। अगर मैं राजकीय पक्षी की बात करूं, जैसे कि 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो है शाह बुलबुल। शाह बुलबुल या शाही बुलबुल। ठीक है, इसको हम दुधराज भी कहते हैं, या दुधराज। ठीक है, अगर मैं नाट्य की बात करूं, नाट्य मतलब नाटक। नाट्य मतलब नाटक। जो नाटक है, राजकीय जो नाटक है, वो है माचा। राजकीय नाट्य क्या है? माचा है। ठीक है, अब अगला राजकीय मछली भी पूछ सकते हैं। जो राजकीय मछली है, वो है महासीर प्रजाति की। एक मछली जो महासीर प्रजाति की है, जिसको नर्मदा में देखा गया था। ठीक है, अब बताया जाता है कि वो लुप्त हो गई है नर्मदा में। ठीक है, महासीर प्रजाति। ठीक है, इसको 2011 में घोषित किया गया था। 2011 में मछली जो महासी प्रजाति की है, उसको 2011 में घोषित किया गया था। ठीक है, अगला है हमारा राज्य पशु। जो राज्य पशु है, वो है बारहसिंगा। क्या है? बारहसिंगा। बारहसिंगा। और कौन सी प्रजाति का? ब्रेडरी प्रजाति का, ये पूछ लिया जाता है, ब्रेडरी। ब्रेडरी प्रजाति का। ये सबसे ज्यादा कान्हा किसली नेशनल पार्क में देखा गया है। जब मैं नेशनल पार्क पढ़ाऊंगा, तब उसमें ये सब आ जाएगा। ठीक है, और जो अगला है हमारा राज्य वृक्ष। वृक्ष, वृक्ष कौन सा है? जो हमारा राजकीय वृक्ष है, वो है बरगद। ठीक है, राजकीय वृक्ष है हमारा बरगद। तो ये कुछ नाम है, अभी 2-3 और रह गए हैं। ठीक है, मैं मिटा देता हूं ऊपर का। अब जैसे कि राजकीय फसल की बात करें, फसल। ठीक है, फसल जो होती है, तो राजकीय फसल सबसे ज्यादा क्या होती है मध्य प्रदेश में? सोयाबीन। सबसे ज्यादा
सोयाबीन होती है। और मैं बता दूं, एक टाइम ऐसा था मध्य प्रदेश में, एक टाइम ऐसा था जो भारत की जो कुल सोयाबीन जो पैदावार होती थी, कम से कम उसका 80% तो 80% से भी ज्यादा मध्य प्रदेश में हुआ करता था। ठीक है, तो जो मुख्य फसल है वो है सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन। और अब आ जाता है राजकीय फल, जो फल है वो है आम। ठीक है, राजकीय फल क्या है? आम है। तो ये कुछ है, एक और लास्ट रह गया है, राजकीय गान। गान, जो गान है हमारे मध्य प्रदेश का, वो है मेरा मध्य प्रदेश। मेरा मध्य प्रदेश। इसके रचयिता या इसने लिखा जो है, उनका नाम है महेश श्रीवास्तव। महेश श्रीवास्तव। ठीक है, महेश श्रीवास्तव जी ने एक किताब भी लिखी थी, वो थी प्रमाण मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये हो गए कुछ हमारे राजकीय प्रतीक। इसमें एक और बचा है। ठीक है, एक और है, वो है राजकीय चिन्ह। पहले मैं आपको उसको एक इमेज में दिखाता हूँ, जो डेस्कटॉप पे आप देखिए, इसमें इमेज आ रही है, ये ये है हमारा राजकीय चिन्ह। अब इसके अंदर क्या है, इसकी खास बात आपको भी दिख रही होगी इसके अंदर। इसमें जो ऊपर बने हुए हैं, आपको दिख रहा है ऊपर स्तूप बने हुए हैं, इस मध्य प्रदेश का ये राजकीय चिन्ह है, इसके ऊपर रेड कलर से क्या बने हुए हैं, कुछ स्तूप बने हुए हैं। तो ये टोटल कितने स्तूप हैं? 24। यहाँ पर लिख देता हूँ, राजकीय, राजकीय चिन्ह। ठीक है, राजकीय चिन्ह, इसकी खास बात क्या है? इसमें 24 तो स्तूप हैं, 24 स्तूप हैं। ठीक है, और ये राउंड है, गोलाकार है। ठीक है, और इसके अंदर आप देख रहे हो मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मध्य प्रदेश शासन। और नीचे की तरफ सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ है। ठीक है, और आप देख रहे हो कि इसमें दो बालियां हैं, दो बालियां हैं, एक गेहूं की बालियां है और एक धान की बालियां। तो इसका मतलब ये है कि गेहूं और धान की जो बालियां हैं, ये हमारे मध्य प्रदेश को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, और सत्यमेव जयते पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें ये इंडिया और मध्य प्रदेश दोनों का रिप्रेजेंटेशन हमारा दिखाई देता है। और इसके अंदर और देखिए एक सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते जो हमारा बना हुआ है अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ, इसके अंदर एक अशोक स्तंभ बना हुआ है। और एक ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा, हरे रंग का एक बरगद का पेड़ है। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये बरगद का पेड़ हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। ठीक है, तो ये पूरा सिंबल की खास बात है। और क्या है इसमें? बरगद का वृक्ष या पेड़। ठीक है, बरगद का वृक्ष। तो ये हमारे राजकीय चिन्ह में याद रखना 24 स्तूप है, मेरा मध्य प्रदेश शासन इसमें लिखा हुआ है, और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। दो बालियां हैं, बालियां कौन कौन सी हैं? गेहूं की और धान की। अशोक स्तंभ बना हुआ है और बरगद का पेड़ है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा राजकीय प्रतीक सारे, इसको ध्यान में रखना। अब हम बात करते हैं थर्ड वाले पॉइंट की, यूनेस्को की विश्व धरोहर। यूनेस्को की विश्व धरोहर। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर, यूनेस्को ने मध्य प्रदेश में ऐसी जगहें हैं, 3 विश्व धरोहर है, याद रखना। यूनेस्को की कितनी विश्व धरोहर है? 3 विश्व धरोहर है।
मैं लिख देता हूं। विश्व धरोहर जो पहली है, कितनी है पहले तो 3 विश्व धरोहर है, याद रखना। विश्व धरोहर का मतलब सबसे प्राचीन जगह, ठीक है, प्राचीन जगहों में उनकी कुछ खास बात, तो यूनेस्को ने उनको अपनी श्रेणी मतलब अपने उसमें रख लिया है। तो 3 विश्व धरोहर कौन सी मध्य प्रदेश में, ज्यादातर हम जानते हैं, एक तो है सांची, क्या है, सांची, जिसको 1989 में यूनेस्को में जोड़ा गया, ठीक है, सांची। सांची में स्तूप है अशोका के टाइम के, अशोक ने बनवाए थे, ठीक है, उसके हम हिस्ट्री में बात करेंगे। और दूसरा है हमारा खजुराहो, दूसरा क्या है, खजुराहो, ठीक है। इसको बनाया था 1900, मतलब बनाया नहीं था इसको, उसमें रखा था यूनेस्को की विश्व धरोहरों में 1986 में। खजुराहो में भी बहुत सारे मंदिर हैं, ठीक है। और तीसरा है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, भीमबेटका की गुफाएं, ठीक है, भीमबेटका की गुफा, इसको रखा गया था 2003 में, ठीक है। तो 3 विश्व धरोहर हमारी ये है, पहली है सांची, खजुराहो और भीमबेटका। भीमबेटका में बहुत सारी गुफाएं हैं जिसमें प्रागैतिहासिक काल के, कह सकते हैं पूर्व पाषाण काल के कुछ चित्रित दर्शन दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत पुरानी है, ये भी मध्य प्रदेश में है, भोपाल से 40 किलोमीटर दूरी पर दक्षिण की ओर, ठीक है। इसमें एक चौथा और है, मांडू, क्या है, मांडू, लेकिन ये अभी यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल नहीं है, इसको प्रस्तावित किया गया है, प्रस्तावित किया गया है, ठीक है, प्रस्तावित है। बात समझ में आई? ये हमारी हो गई यूनेस्को की विश्व धरोहर। ये केवल फैक्ट हैं, बस इसको दिमाग में रखना है। आगे जो पूरी थ्योरी है वो आगे चलती जाएगी, जब मध्य प्रदेश का अपन पुनर्गठन पढ़ेंगे उसमें कैसे क्या हुआ, उसके बाद सब चलता जाएगा, ठीक है। ये केवल कुछ फैक्ट है, बस उसको जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। अब हमारा आएगा एमपी के जिले। अब बात करते हैं एमपी के जिले। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको एक मैप दिखा देता हूं एमपी का। ये हमारे मध्य प्रदेश का मैप है, ठीक है। इसमें टोटल जो जिले हैं वो हैं 52, 52। नया जिला इसमें निवाड़ी जुड़ा है टीकमगढ़ में 2018 में, तो उसकी हम बाद में बात करेंगे जब पूरा बताऊं अपना गठन तब। केवल यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, केवल ऊपर ऊपर का ये तथ्य, छोटा डेटा, वो एक बार ये याद हो जाए, राजकीय एमपी के जिले कौन कौन से हैं, अंतर्वर्ती जिले वगैरह, ये। तो इसमें हम बात करते हैं एमपी के जिले, लिख देता हूँ। ये ऊपर से एमपी के वैसे 52 जिले हैं, 52 जिले को एक एक करके कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो एमपी के जिले टोटल कितने हैं, 52 जिले हैं, ठीक है, 52 जिले हैं। अब उन 52 जिलों में से अंतवर्ती जिले की बात करें, कौन से, अंतवर्ती जिले। अंतवर्ती जिले कौन कौन से होंगे, अंतवर्ती जिले का मतलब क्या होता है, अंतवर्ती जिले, देखो अंतवर्ती जिले का मतलब क्या है, जिनकी सीमा, ऐसे जिले जिनकी सीमा किसी दूसरे राज्य से नहीं छूती है, ठीक है, ऐसी सीमा जिनकी ऐसे जिले जिनकी सीमा दूसरे राज्य को नहीं छूती है। तो ऐसे कुछ जिले हैं, जैसे पहले मैं नाम लिख देता हूँ, फिर मैं इसको आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगी कहीं भी। तो एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक होगी, आप उसको याद कर लेना, उससे सारे के सारे जिले, टोटल जो अंतवर्ती जिले हैं मैं बता देता हूँ, वो है
18। 18 की 18 जिले आपको इस छोटी सी शॉर्ट ट्रिक में कवर हो जाएंगे। विश्वास कीजिए आपको ये कहीं नहीं मिलेगी, आप केवल यहाँ ध्यान दीजिए। ठीक है, मैं आपको इस वीडियो में पूरी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो ये अंतर्वर्ती जिले पहले मैं नाम लिख देता हूं, जैसे कि सबसे पहला मेरा ग्वालियर, ठीक है, दूसरा है धार, तीसरा है उज्जैन, चौथा है इंदौर, फिर शाजापुर, फिर देवास। दिख रहा है? मैं मध्य प्रदेश का एक काम करता हूँ, ऊपर कर देता हूँ उसको थोड़ा सा। ठीक है, अब ठीक है दिख रहा हूँ। तो शाजापुर, अगला है देवास, फिर सीहोर, हरदा, भोपाल, होशंगाबाद, विदिशा, रायसेन, नरसिंहपुर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और देखो, ऐसे इन नामों को याद रखना शायद थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन जैसे मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा ना, उससे सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो वैसे क्या ग्वालियर, धार, उज्जैन, इंदौर, शाजापुर, अब इतना याद करोगे तो एक एक करके तो थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हो। ठीक है, तो मैं एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ आपको, एक ट्रिक लिखता हूँ, वहां पे ध्यान देना है, आपको दिख रहा होगा साफ। ठीक है, देव इंद्र वीरान जगह ऊधम ही ऊधम कर अंतवर्ती जिला भोपाल गए। इसका मतलब देखो मैं आपको बता देता हूं, जो देव है, देव का मतलब है देवास, देव का मतलब है देवास, जैसे इंद्र है इंदौर। अब देखो जो वी है इसका अलग है, वी से हमारा क्या होगा विदिशा, रा से रायसेन, ना से नरसिंहपुर, जा से जबलपुर, गा से ग्वालियर, हा से होशंगाबाद। ठीक है, या फिर हरदा भी पढ़ सकते हो इसको। अगर इसको हरदा पढ़ रहे हो तो नेक्स्ट वाले हा को होशंगाबाद पढ़ लेना। ठीक है, हरदा, ऊ से उज्जैन, और देखो दो ऊ है इसमें, तो एक का उज्जैन पढ़ रहे हो तो एक का उमरिया पढ़ लेना। ठीक है, उज्जैन, धार का मंडला। ठीक है, तो इसको मंडला पढ़ रहे हो। ठीक है, आगे चलते हैं कि ये अभी बात कर रहा था, इसको हरदा पढ़ रहे हो तो इसको होशंगाबाद पढ़ लेना। फिर ऊ से आ गया तो उमरिया, फिर दा आया। देखो इसमें ये कि थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, एक में धा आ रहा है तो एक में दा आ जाएगा। दा का मतलब होता है दमो। ठीक है, दम, दम लिखा है ना, बस इतना समझ जाना, दम, दम का मतलब दमो। का मतलब होता है कटनी, और रा का मतलब क्या है इसमें, पूरा ही है, कर मतलब कटनी। ठीक है, बस थोड़ा सा, बस एक देखो इतनी ट्रिक तो अब इतनी भी निकाल दी, इसमें थोड़ा बहुत तो वो होगा, वो थोड़ा दिमाग में रख लेना। अंतर्वर्ती जिला, अपन पढ़ क्या रहे हैं, पूरा अंतर्वर्ती जिले पढ़ रहे हैं। अंतर्वर्ती जिला सबसे अंदर, हमें पता है मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है, भोपाल है, तो सबसे अंदर जो जिला है वो भोपाल ही है, तो भोपाल भी अंतर्वर्ती जिले में आएगा। तो हो गए यहाँ से 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कहाँ रह गया, देवास, सीहोर,
एक सेकेंड। दोस्तों थोड़ा माफी चाहता हूँ कि थोड़ी लिखने में जो प्रॉब्लम हो गई थी अब वो करेक्ट हो गया है। आप देख सकते हैं, देखो ये है देव इंद्र सजकर वीरान सी जगह ऊधम ही ऊधम कर अंतवर्ती जिले भोपाल गए। देखो थोड़ा सा दिखने में तो बड़ा लग रहा है, लेकिन एक ही लाइन में आप यहाँ देखो 18 की 18 जो जिले हैं वो कवर हो गए हैं। थोड़ा सा एक दो बार इसको याद करोगे अपने आप ये याद हो जाएगा। फिर भी 1800 जिले हैं, वैसे एक एक करके याद करोगे तो भूल भी सकते हो। तो यहाँ से एक बार देखिए, देव का मतलब होता है देवास, इंद्र का मतलब होता है इंदौर, सजकर मतलब शाजापुर, वी मतलब विदिशा, रा मतलब रायसेन, ना मतलब नरसिंहपुर, सी मतलब सीहोर, क्या मतलब जबलपुर, का मतलब ग्वालियर, हा मतलब होशंगाबाद, ऊ मतलब या तो उमरिया ले सकते हो, ठीक है, उमरिया ही होगा। और धाव मतलब धार, और मा मतलब मंडला, हा मतलब देखो एक बार अगर होशंगाबाद लिया है, ठीक है, होशंगाबाद, तो यहाँ ले हाँ में हरदा ले लेना। अगर हरदा लिया है तो होशंगाबाद ले लेना, ठीक है। अब एक उमरिया जो मैंने बताया था, उमरिया भी हो गया। और अगर ये आया है तो उज्जैन भी आ गया। तो इसको उज्जैन या उमरिया जो अपने हिसाब से बोलना है बोल देना। ये दम है, दम। देखो यहाँ पे ऊधम होता है वैसे, लेकिन थोड़ी ट्रिक के चक्कर में ऊधम लिख दिया है सेकंड वाले में। या पे पहले वाले में ऊधम कर लेना, बाद में ऊधम कर देना, बात एक ही होगी। तो दम का मतलब होता है दमो, और कर मतलब कटनी, कहाँ से आ रहा है ना कटनी, रात तो इसमें साइलेंट मान सकते हो, ठीक है। और लास्ट में भोपाल। तो यहाँ पे अपने ये पूरा कवर हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 और ये 18, ठीक है। तो एक छोटी सी है, देव इंद्र सजकर वीरान सी जगह ऊधम ही ऊधम कर अंतवर्ती जिले कहाँ गए, भोपाल गए, ठीक है। तो ये छोटी सी एक ट्रिक है, तो आप उससे ये पूरा कवर कर सकते हो, ठीक है। अब आगे चले, तो अब बात करते हैं एमपी की जो विशिष्ट राजधानियां हैं, एमपी की विशिष्ट राजधानियां, उसकी बात करते हैं। तो थोड़ा एक चीज और बता दूं, दो पीछे रह गया था। जो मध्य प्रदेश का डायग्राम आपको दिख रहा है, तो इसमें मध्य प्रदेश का जो चौड़ाई है और जो ऊंचाई है वो और डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो ये मध्य प्रदेश की, जैसे कि मान लो ये हमारा, ठीक है, ये मध्य प्रदेश है ऐसा कुछ। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो चौड़ाई है पूरी, वो कितनी है, 870 किलोमीटर, याद रखना। और ऊपर से अगर ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई की मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो वो कितनी है, 605 किलोमीटर, ठीक है। और हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि सूरज कहाँ से उगता है, पूरब से उगता है, ठीक है। तो पूरब से आते हुए मतलब इधर से आता है सूरज, इधर जो पूरब है ये पश्चिम है, पूरब से सूरज आता है। तो जब मध्य प्रदेश पर जो सूरज पड़ता है, मध्य प्रदेश पर, तो यहाँ पे एक शहर है सिंगरौली, क्या है, सिंगरौली, ठीक है। तो सिंगरौली से और सबसे लास्ट में है तुम्हारा अलीराजपुर, ठीक है। सबसे पहले सूरज यहाँ आता है और लास्ट में यहाँ तक पहुंचता है। तो जो बीच का समय का जो डिफरेंस आ जाता है वो लगभग लगभग 34 मिनट का डिफरेंस है, ठीक है। तो कितने का अंतर है, लगभग लगभग 34 मिनट का डिफरेंस है, अंतर, ठीक है। सबसे उधर कौन सा है, सिंगरौली, और इधर अलीराजपुर। चलो अब तो इतना ये भी पता लग गया कि सबसे पूरब में कौन सा, मध्य प्रदेश के सबसे पूरब में सिंगरौली है और सबसे पश्चिम में कौन सा है, अलीराजपुर है। तो पूरब पश्चिम का पता लग गया, तो उत्तर और दक्षिण का भी पता कर लेते हैं। तो सबसे ऊपर जो उत्तर की साइड है, ये है उत्तर, उत्तर की साइड है वो है मुरैना,
ठीक है। और सबसे दक्षिण में है हमारा बुरहानपुर। क्या है? बुरहानपुर। ठीक है, बुरहानपुर। ठीक है। अब थोड़ा सा और भौगोलिक विस्तार में और चले जाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं 2000 से पहले मध्य प्रदेश हमारे पूरे भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1 का राज्य था। लेकिन छत्तीसगढ़ के पृथक होने के बाद अब ये मध्य प्रदेश दूसरे नंबर का राज्य बन गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे पहला अब हो गया राजस्थान और जो दूसरा है वो आ गया हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है। और जो मध्य प्रदेश का जो टोटल क्षेत्रफल है, अगर क्षेत्रफल की बात करें, जो टोटल क्षेत्रफल है वो है 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं इसके कुछ और फैक्ट की थोड़ी सी। जैसे अगर मैं जनसंख्या की बात करूं तो जनसंख्या की दृष्टि से ये कौन से नंबर पे आता है? तो जनसंख्या की दृष्टि से ये 5वें नंबर पे आता है। ठीक है, कितने नंबर पे? 5वें नंबर पे। और 2014 में बताया गया था ये। जनसंख्या की दृष्टि से कितना आता है? 5वें नंबर पर। कब बताया गया था? 2014 में। और यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है इसका? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और थोड़ा सा और बात कर लेते हैं साक्षरता। साक्षरता, साक्षरता क्या है यहाँ की? मतलब लिटरेसी रेट कि मध्य प्रदेश के लोग कितने पढ़े लिखे हैं। अब मैं उसने नहीं बता रहा परसेंटेज में, बस ये बता देता हूँ कि कौन से नंबर पे आता है। तो मध्य प्रदेश आता है हमारा 28वें नंबर पर। ठीक है, 28वें नंबर पर। इसमें सारी जो यूनियन टेरिटरीज हमारी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे दिल्ली, पौंडीचेरी वगैरह, सब कुछ मिला के हमारा कितने नंबर पर है? 28। अगर हम केवल प्रदेशों की बात करें, केवल प्रदेशों की, जिसमें से केंद्र शासित प्रदेश को अलग कर दें, तो हमारा जो राज्य है वो आएगा 21वें नंबर पर। 21वां प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। अब आ जाते हैं लिंगानुपात। कुछ छोटे छोटे फैक्ट हैं, बस उसको थोड़ा याद रखना। कब कहाँ कहाँ से क्या पूछ लिया जाए, क्योंकि एमपीपीएससी ये सब लोग जानते हैं, छोटी पोस्ट तो होती नहीं है। ठीक है। तो ये चीजें पता होना चाहिए। लिंगानुपात, लिंगानुपात में जो हमारा राज्य है वो है 20वां। ये तो पूरे इंडिया की बात आ गई जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अगर केंद्र शासित प्रदेश को अलग कर दें, राज्य की बात करें, तो ये आ जाता है हमारा 18वां राज्यों में। ठीक है, राज्यों में। यहाँ पे भी लिख देता हूँ राज्यों में। ठीक है। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी बात, जो एसटी जनसंख्या वाले जो लोग हैं, टोटल एसटी जनसंख्या वाले, वो मध्य प्रदेश उसमें नंबर 1 पर आता है। ठीक है। जो एसटी जनसंख्या, शेड्यूल्ड ट्राइब जिसको हम बोलते हैं, तो उसकी जनसंख्या मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा है, तो उसका स्थान नंबर 1 पे आता है। तो यहाँ पर लिख देना एसटी जनसंख्या। एसटी जनसंख्या कितनी है? नंबर 1, पहला नंबर है। वो कितनी है कितनी नहीं है, जब हम भूगोलिक और विस्तार करेंगे इसका, तब ये कभी केवल इसके बारे में थोड़ा ऊपर से जानकारी ले लेते हैं। तो ये हो गए हमारे थोड़े फैक्ट। अब हमारा जो अगला टॉपिक आएगा वो आएगा एमपी की विशिष्ट राजधानियां। एमपी की, सॉरी, कौन कौन सी राजधानियां हैं। ठीक है, तो उसके बात करते हैं। विशिष्ट राजधानियों का मतलब ये है कि ऊर्जा राजधानी क्या है, व्यावसायिक राजधानी क्या है, खेल की राजधानी क्या है। ठीक है, तो ये अलग अलग हमारी आ जाती हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की जो राजधानी है, सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो है भोपाल। ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्मकालीन राजधानी की। यहाँ पर लिख देता हूँ राजधानियां। ग्रीष्मकालीन राजधानी, ग्रीष्मकालीन गर्मियों के दिनों की क्या है? पचमढ़ी।
ठीक है, क्या है? पचमढ़ी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। मैं आप हटा देता हूँ आप। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। माना जाता है कि यहाँ पर जो बारिश का लेवल है वो है समथिंग 200 सेंटीमीटर, 199 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी तक बारिश हो जाती है। तो जो गर्मियों की यहाँ पर लोग, ये एक पर्यटक स्थल है पचमढ़ी, यहाँ पर लोग गर्मियों के दिनों में बहुत जाते हैं। ठीक है, तो ये अब बात आती है हमारी व्यवसायिक व्यवसाय। सबसे ज्यादा व्यवसाय कहाँ होता है हमारे एमपी में? इंदौर में। तो इसलिए व्यावसायिक राजधानी क्या हो जाएगी? इंदौर हो जाएगी। जो क्या? व्यावसायिक राजधानी। अब बात करते हैं खेल राजधानी की। खेल की राजधानी, खेल भी सबसे ज्यादा कहाँ खेला जाता है? इंदौर में क्यों रखा गया है? क्योंकि ये बहुत अच्छा शहर है, जिसको मिनी बॉम्बे भी कह देते हैं। ठीक है, इंदौर। अगर हम बात करें कोयला, सबसे ज्यादा कोयला कहाँ होता है? सबसे ज्यादा कोयला होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि मध्य प्रदेश में सबसे पूरब में कौन सा शहर था? सिंगरौली। ठीक है, तो सिंगरौली में कोयला सबसे ज्यादा होता है, तो सिंगरौली को ही क्या बोलते हैं? सिंगरौली को ही कोयले की राजधानी बोलते हैं। अगर कोयले की बात आई है तो कोयले ऊर्जा की भी बात आएगी। तो ऊर्जा की भी राजधानी किसको बोलते हैं? सिंगरौली को। लेकिन सिंगरौली में एक जगह है बेड़न। क्या है? बेड़न। बेड़न कहाँ है? सिंगरौली। ठीक है, अगर हम बात करें संस्कार की राजधानी, सबसे ज्यादा संस्कार सांस्कृतिक स्थल जो है, संस्कार की राजधानी जो है वो है जबलपुर। ठीक है, जो लास्ट इसमें जो रह गया है वो है हमारा संगीत। संगीत की राजधानी, संगीत की राजधानी है मैहर में। मैहर में एक एकेडमी भी है संगीत की। अब वो क्या है क्या नहीं मैं बताऊं, बस ये बताया था एकेडमी है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं पूरा ठीक से बस इसके फैक्ट बताते जा रहा हूँ। आगे जो थोड़ा सा डिटेल होगा वो जब हम जिले पढ़ेंगे सारे एक एक करके, क्या खासियत है, नेशनल हाईवे वगैरह सब कुछ उसमें कवर कर लेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि जो मध्य प्रदेश में है कम से कम एमपी जीके से 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम पहले ये कवर कर लेते हैं, उसके बाद वो चल लेंगे। तो लास्ट जो बची है हमारी मैग्नीज। मैग्नीज की राजधानी, यहाँ पर सबसे ज्यादा मैग्नीज, मैग्नीज क्या होती है? एक धातु होती है जो सबसे ज्यादा जो निकलती है वो है बालाघाट। तो इसलिए इसको मैग्नीज की राजधानी बोल देते हैं। तो इतने जो हो गए हमारे कितने, 7-8 हमारी विशिष्ट राजधानी है एमपी की। अब जो हमारा टॉपिक है लास्ट, उसके बाद हम विदा लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि जो एमपी का जो पुनर्गठन है कैसे हुआ, कब हुआ, इसमें क्या चीजें थी, पहले कितने जिले थे, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो लास्ट टॉपिक और देख लेते हैं इसका, जो है हमारा एमपी के उपनाम। तो एमपी के उपनाम से हमें पता है, एमपी का उपनाम नाम से ही पता चला, उपनाम का मतलब क्या होता है? जिसके और दूसरे नाम हो। जैसे कि मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के भी अलग अलग नाम हैं। तो यहां लिख देते हैं एमपी के उपनाम, एमपी के उपनाम। ठीक है, एमपी के जो उपनाम है अलग अलग है। सबसे पहले इसका उपनाम आता है वो आता है हृदय प्रदेश। जिसको किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने बोला था हृदय प्रदेश। क्यों बोला था? क्योंकि ये मध्य प्रदेश कहाँ है? बिल्कुल इंडिया के मैप में बिल्कुल बीच में है। ठीक है, तो इसको हृदय प्रदेश भी कहते हैं, हृदय प्रदेश बीच में है। और बीच में है तो इसको एक चीज और बोल देंगे, सेंट्रल इंडिया। तो इसको सेंट्रल इंडिया भी कह देते हैं। सेंट्रल स्टेट। इसको लघु भारत भी कहते हैं, लघु भारत। ठीक है, और एक और चीज, जो हीरा है
डायमंड सबसे ज्यादा कहाँ होता है? इंडिया ही में, पंजना जिले में, ठीक है। तो इसको डायमंड स्टेट भी कह देते हैं, डायमंड स्टेट। और चीज एक और बताई थी मैंने, सबसे अच्छी फसल मतलब सबसे ज्यादा फसल कौन सी होती है मध्य प्रदेश में? सोयाबीन। तो इसलिए इसको सोया प्रदेश भी कह देते हैं। और एक और चीज बता दूं, टाइगर, सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो इसको टाइगर प्रदेश भी कह देते हैं। कितनी चीजें मध्य प्रदेश के बारे में है ना, टाइगर प्रदेश या टाइगर स्टेट, ठीक है। इसको स्टेट भी, सोया स्टेट भी कह सकते हो, इसको स्टेट भी कह सकते हो। और जो सबसे लास्ट का है, जैसा कि हम जानते हैं मध्य प्रदेश में बहुत सारी नदियां बहती हैं, जिसमें सबसे बड़ी नर्मदा नदी है, ठीक है। सबसे बड़ी कैसी है? नर्मदा नदी। ऐसे बहुत सारी नदियां हैं जो इसमें समथिंग 400 ऐसे बताया जाता है, लेकिन उसके बारे में जो बड़ी बड़ी नदियां होंगी जो चर्चे में आ रही हैं, जो ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में। तो पहले इसको टाइगर प्रदेश हो गया। अब आ जाता है सबसे ज्यादा नदियों के वजह से इसको कह देते हैं नदियों का मायका। ठीक है दोस्तों, तो इतने नाम इसके हो गए, हृदय प्रदेश, सेंट्रल इंडिया, लघु भारत, डायमंड स्टेट, सोया प्रदेश, टाइगर प्रदेश, टाइगर स्टेट कह सकते हो, और लास्ट का नदियों का मायका, ठीक है। तो अब हम विदा लेते हैं आपसे, लेकिन इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए।